बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। MTH 501 लेक्चर नंबर 30 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 30 स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नोट्स जो हैं सर कह रहे हैं फ्री में है, तो ये तो हमें बुक भी मिल रही है, बुक वाले ही नोट्स हैं। तो जो बुक में लिखा हुआ है ये उनके शॉर्ट फॉर्म है। जो बुक में लिखा है उनकी शॉर्ट फॉर्म, मतलब कि बुक में एक्स्ट्रा बहुत सारा कुछ लिखा है जिसको देखकर स्टूडेंट जो है ना वो परेशान हो जाता है और वो कहता है पता नहीं क्या हो गया। तो ये उसकी शॉर्ट नोट्स हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी करें और लाइक भी करें। और ये मेरा चैनल का लिंक नाम है मैथ हेल्पर, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 30 स्टार्ट करने से पहले एक और बात है कि जी लेक्चर नंबर 19 से 20 तक, 19, 20 और ऑनवर्ड 30 तक जो है वो तमाम लेक्चर्स की वीडियो अपलोड हो गई हैं। और आहिस्ता आहिस्ता मैं इंशाल्लाह 1 या 2 दिन और लगेंगे, 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन होंगे, तो आपकी ये सारी वीडियोस जो है ना ये लेक्चर सारे अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, सिर्फ़ एक सब्सक्राइब ही करना है आपने। चलते हैं MTH 501 लेक्चर नंबर 30 शुरू करते हैं। डायगोनलाइजेशन। डायगोनलाइजेशन क्या प्रोसेस है? डायगोनलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ वेक्टर A टू द फॉर्म A इज़ इक्वल टू P D P इनवर्स ऑफ सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P एंड द डायगोनल मैट्रिक्स D। डायगोनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस पे आप एक मैट्रिक्स को, उसकी वैल्यू को डायगोनल्स में ले आते हो। अब डायगोनल की वैल्यूज़ जो हैं वो आपको पता ही है, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे मैंने नोट भी लिखे हुए हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। नोट ये है कि कहता है एनी मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, द ऑफ डायगोनल एलिमेंट शुड बी ज़ीरो। मसलन ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, ये एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो वो कहता है कि जी जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। ये यहाँ पे भी ज़ीरो आएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, इसी तरह यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे और यहाँ पे, ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, शुड बी ज़ीरो। मे बी मेन डायगोनल एलिमेंट कैन बी ज़ीरो और नॉन ज़ीरो कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये जो डायगोनल है यहाँ पर 1 2 3 ये भी आ सकता है। इसके अलावा अगर आप 3 नहीं तो आप 0 भी कह सकते हो, यहाँ पर आ सकता है। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जो है वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। कैसे? मतलब कि आपके पास डायगोनल के ऊपर भी ज़ीरो है ना, यहाँ पर ज़ीरो ही आ रहे हैं ना। तो यही बात मैंने ऊपर भी कही हुई है कि डायगोनल के ऊपर ज़ीरो भी आ सकता है और ज़ीरो के अलावा वैल्यू जो है वो भी आ सकती है। अच्छा, अब हम डायगोनल को मेथड को यूज़ क्यों करते हैं? फर्स्ट तो ये है ना कि ये डायगोनल मेथड को यूज़ क्यों करना है। वी कैन फाइंड पावर ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स बाय यूजिंग डायगोनलाइजेशन। अब आपको एक मिसाल के तौर पर वो एक मैट्रिक्स दे देता है, वो कहता है जी ए मैट्रिक्स है, इसकी आपने 10 पावर फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर 2 आ जाएगा, फिर ए की पावर 2 को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर 3 आ जाएगा। इस तरह करके करोगे ना तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो उस लेंथी प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए हम डायगोनलाइजेशन का मेथड यूज़ करते हैं। अब ज़रा ये एग्ज़ाम्पल 1 है, इसको देख लें। एग्ज़ाम्पल 1 में वो मैं थोड़ा जूम कर दूँ इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखें, अब एग्ज़ाम्पल 1 है। एग्ज़ाम्पल 1 में वो हमें कहता है कि जी ये आपको उसने डी दिया हुआ है और वो कहता है डी स्क्वायर फाइंड आउट करना है।
मतलब आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो डी मैट्रिक्स को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी जाकर स्क्वायर आएगा ये वाला, ठीक है। और डायगोनल की एंट्रीज क्या आएंगी, डायगोनल के ऊपर 5 और 3 आ रहा है तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। इसी तरह D3 अगर आपने फाइंड करना है तो वो 5 की 3 का 3, यही होगा ना डायगोनल के ऊपर। अब आप 5 का स्क्वायर जो है उसको कर लो तो वो 25 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इन शॉर्ट यही है ना, ठीक हो गया। अब ज़रा देखते हैं कि इन जर्नल अगर आपको वो कहता है कि इन जर्नल डी की पावर के है, लेट्स सी के आ जाती है, डी की पावर 100 आ जाती है, तो डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे उनके ऊपर आपने पावर जो है वो उतनी लिख देनी है, ठीक है। अब ये वो कह रहा है कि के जो है वो इक्वल टू 1 या 1 से ग्रेटर हो सकता है, लेस नहीं हो सकता, 0 पावर डायगोनल वाले में नहीं आएगी। एग्जाम्पल 2 है आपके पास, एग्जाम्पल 2 में वो कहता है लेट ए दिस, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ ए के गिवन डैट ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स वेयर पी इज इक्वल टू दिस एंड डी इज इक्वल टू दिस, ठीक हो गया जी। अब ज़रा हम चलते हैं मैट्रिक्स की तरफ। द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ द इनवर्स इज ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, क्या होता है हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला, हमें पता है कि लेट्स सी ए का इन्वर्स है तो वो आपके पास किसके इक्वल आता है, 1/, ए के डिटर्मिनेंट के और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो मल्टीप्लाई होता है, यही फार्मूला है ना, ठीक है। तो अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया है पी का इन्वर्स, ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, फार्मूला मैंने लिख दिया है, इस पी को आपने यूज़ किया, इस वाले पी को, इस पी को यूज़ करके आपने इस फॉर्म में पी इन्वर्स निकाल लिया है, ठीक हो गया। अब अगर आपने ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ये नीचे थोड़ी सी स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है और इसको आप यहाँ से समझ लेते हैं, यहाँ से इजी हो जाएगा। अगर आपने ए आपके पास है पी डी पी इनवर्स, तो आपने ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो मतलब कि ए को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप ए को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पी डी पी इनवर्स और पी डी पी इनवर्स आएगा। अब आपने इनकी ब्रैकेट्स खोल लेने हैं, ब्रैकेट्स खोल लेंगे तो ये पी इनवर्स और पी, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का अगर आप उस मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलता है, ठीक हो गया। तो आई आ गया और आई जो है ये आपके पास, अगर आई के साथ आप कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वो मैट्रिक्स ही आता है। लेट्स सी, अगर हम एक 2x2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, जल्दी जल्दी समझते हैं इसको, 1 2 3 एंड 4। अब आप इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है 2x2 का 1 0 0 और 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स आएगा, क्या आएगा आपके पास, आइडेंटिटी वाली वैल्यू आएगी ना, 1 और 4 आएगी, ठीक है ना, बाकी तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पर यही लिखा हुआ। अच्छा जी, इसी तरह ही यहाँ पर भी यही सॉल्यूशन उसने किया हुआ है, यहाँ पे जो आपको समझाया गया है कि ए इन्वर्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ गया जी, 2 दफ़ा पी डी पी इन्वर्स पी डी पी इन्वर्स, और इन दोनों को आपने कंबाइन कर लिया तो वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो डी इंटू डी, और डी का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये आपने ए की पावर 3 के लिए फाइंड आउट कर लिया है, ये वाला मेथड यूज़। अब जनरल फॉर्म के लिए हमने क्या किया कि ए की पावर के किया तो आपके पास ये फार्मूला बनेगा, डी के ऊपर के आ जाएगा और ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ए की सॉरी पी की पी इनवर्स की और सेंटर में डी के की वैल्यू आ जाएगी। ये जनरल फॉर्म आ गई। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास, अच्छा अब उसने क्या किया कि उसने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो 5 वाला मैट्रिक्स है ना, इसको उसने पी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके
साथ में इन्वर्स वाला मैट्रिक लिख दिया और फिर उसने उस इन्वर्स वाले के साथ मल्टीप्लाई करके ये वाला सोल्यूशन निकाले। ये आप देख सकते हैं, इजी है, मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अच्छा आगे है जी, आगे वो वर्कआउट कह रहा है कि सी की पावर 4 फाइंड आउट करना है आपने। लेट्स सी आपके पास पी डी पी इन्वर्स है, पी की वैल्यू भी दे दी, डी की वैल्यू भी दे दी, उसी तरह ही आपने पी इन्वर्स फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, पी इन्वर्स फाइंड आउट कर लोगे तो डी की पावर जो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 की जगह 2 के ऊपर पावर 4 आ जाएगी और 1 पे भी पावर 4 आ जाएगी, सेम ये वाला मेथड यूज़ करते हुए। ठीक हो गया, ये आपने खुद करनी एक्टिविटी है आपके लिए। आ गया रिमार्क्स। रिमार्क्स में वो कहता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल इफ ए इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, दैट इज इफ ए इज इक्वल टू पी डी पी फॉर सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी एंड सम डायगोनल मैट्रिक्स डी। ये उसने वही फॉर्म जो डेफिनेशन है ना उसको उसने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। आ गया डायगोनलाइजेशन थ्योरम। कहता है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ ए हैज़ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। जब आइगन वेक्टर्स आएंगे आपके पास एन लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब जब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एन की जगह पर कोई भी वैल्यू आ सकती है ना, 2 आ सकती, 3 आ सकती, 4 आ सकती है, तो जब आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आएंगे ना तब ही आप एक डायगोनलाइजेबल कर सकते हो। डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स को आपने फॉलो अप करना है तो आप बहुत आसानी के साथ इसको डायगोनलाइज कर सकते हो। एग्जांपल नंबर 3 है, मैट्रिक्स उसने हमें 3/3 का दे दिया है, अब वो कहता है कि इसको आपने डायगोनलाइज करना है। टू डायगोनलाइज द गिवन मैट्रिक्स वी नीड टू फाइंड द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी। अब हमें तो उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब हमने यहाँ से पी भी फाइंड आउट करना है, पी का इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है और डी भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या आपके पास होगा? फर्स्ट स्टेप ये होगा कि जो आपको उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके आपने आइगन वैल्यू जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए निकाल लेनी है। ठीक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पिछले लेक्चर में मैंने बहुत ज़ोर दिया था आपके ऊपर कि ये याद रखनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना। तो जब आपने ए की वैल्यू पुट की और लेमडा को आई से मल्टीप्लाई किया, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के ऊपर 1 है, बाकी सारे रिमेनिंग जो है वो 0 होती है, तो आपके पास लेमडा की वैल्यू आएगी ना, लेमडा ही आएंगे सारे, ठीक है ना। तो अब आप उनको आई के साथ सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हो आप? कि आप इसको इसमें से जो है ये इसका सलूशन है, ये इसका सलूशन दिया हुआ उसने कि एक आपके पास जो वैल्यू है वो ये वाली आएगी और एक आपके पास वैल्यू 2 आएगी। अच्छा, एक पिछले लेक्चर में एक पॉइंट जो था ना वो मेरे से स्किप हो गया था, उसको भी यहाँ पे समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर लेमडा प्लस 2 की पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये चीज़ समझाई हुई है कि अगर कोई भी पावर आ जाए तो लेमडा की पावर्स लेमडा की वैल्यूज़ उतनी ही आती हैं, मतलब 2 दफ़ा -2 लेमडा आएगा, ठीक है ना। एक दफ़ा आ गया फिर लेमडा की पावर -2 है ना, तो दूसरी दफ़ा भी 2 है तो दूसरी दफ़ा भी -2 आ गया। अब ये लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा ना, तो लेमडा 2 दूसरी तरफ जाकर -2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर -2 लिखा है। अब ये 2 दफ़ा वैल्यू आई है, ये 2 दफ़ा वैल्यू आई है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2। अगर यहाँ पर पावर 3 आ जाती, यहाँ पर जो है पावर 3 आ जाती तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 हो जाना था, 4 आती तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4 हो जाना था, इसी तरह ही n आती तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ n हो जाना था। ये एक पॉइंट था जो पिछली दफ़ा स्किप हो गया मेरे से। अच्छा, अब आपके पास आइगन वैल्यू कितनी आ गई हैं? 2 आ गई हैं, एक 1 आई है और एक -2 आई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वहाँ पर आपने आइगन वैल्यू जो है वो पुट करनी है और मैट्रिक्स बना लेना है।
मतलब कि आपके पास ये ए मैट्रिक्स है माइनस लेमडा इंटू आई, लेमडा की वैल्यू 1 रखी तो आपने उस इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस किया तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब x जो है हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में x को हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास x की वैल्यूज़ जो है वो x1 x2 और x3 है और इक्वल टू 0 है। ठीक हो गया, तो 0 0 0 आ गया। अब हमने इसके ऊपर रॉ मल्टीप्लिकेशन और रॉ ऑपरेशन करके इसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने से हमने इसकी 3 इक्वेशंस बना ली हैं। पहली इक्वेशन में 0 है, मतलब x1 की वैल्यू नहीं निकल रही है यहाँ से। यहाँ पे आ रहा है x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन में 3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0। और चौथी इक्वेशन हमारे पास थर्ड जो है वो हमारे पास रॉ जो है वो 0 है, तो उसकी वैल्यू नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर हमने ये पीछे वाले जो चैप्टर हमने किया है ना, उसी को ही रिवाइज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी, x1 की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ठीक है ना, दूसरी तरफ जाकर x2 माइनस का ही हो जाएगा ना, तो -2 आ गई। 3 3 ख़त्म हो जाएंगे आपस में, तो मतलब कॉमन ले लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो आपके पास x1 इज इक्वल टू -2 आ गया। लेट आप कर लेते हो कि आपके पास x3 जो है वो इक्वल टू t है, क्योंकि x3 जो है वो आपके पास फ्री वेरिएबल है, तो x3 इज इक्वल टू 2 है। ठीक है ना, सॉरी t है। तो जब आप इस इक्वेशन में x3 की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास x2 की वैल्यू क्या आएगी, -t आएगी, क्योंकि x3 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस t वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह ही जब आप x1 की इक्वेशन में x2 की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास x1 की वैल्यू जो है वो t आ जाएगी। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने एक वेक्टर निकाल लिया, जो कि हमारे पास आइगन वेक्टर जो है वो v1 दिस है। इसी तरह ही हमने आइगन वेक्टर की आइगन वैल्यू -2 को यूज़ करके एक वेक्टर ड्राइव कर लेना है। ठीक है, और उस वेक्टर को जब आप ड्राइव करोगे तो आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगे, 2 वेक्टर्स आएंगे। ठीक हो गया। अब आपके पास ये v2 और v3 वैल्यू आ गई और v1 की आपके पास निकली हुई है। थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, आपने इन सब को p फाइंड आउट करने के लिए आपने इन सब को यूज़ कर लेना है। कैसे यूज़ करना है जनाब, v1 v2 और v3 का एक मैट्रिक्स बना लेना। v1 की वैल्यू लिख देनी है, v2 की लिख देनी है और v3 की लिख देनी है। अच्छा, यहाँ पर एक स्टेप है, वी कैन चेक दैट v1 v2 v3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट अगर तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, किसी के मल्टीपल नहीं है ये वेक्टर्स जो है, तो फिर हम इनका आगे लेकर चल सकते हैं। अगर तो ये डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर ये मल्टीपल हो जाएंगे, और अगर ये मल्टीपल हो गए तो फिर ये हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। ये जो आपके पास p की वैल्यू लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं कि ये कोई भी कॉलम या रो जो है वो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं बन रहे, मतलब कॉलम जो है वो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं बन रहे हैं। मसलन अगर आप कहते हो कि जी सर इसको कॉलम 1 को अगर आप 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बाई -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा लेकिन यहाँ पर 0 आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर 1 आ रहा है, ये मतलब आपस में एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। तो फिर हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जब हमने p बना लिया, ये हमारे पास p बन गया है, मतलब वेक्टर्स जो हमें v1 v2 v3 थे उनको यूज़ करके अब हमने यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो d हमारे पास जो है ना वो सिंपल सा काम ये है कि जो d की वैल्यूज़ आपके पास जितनी निकली होंगी वो डायगोनल के ऊपर आ जाएंगी और बाकी रिमेनिंग सारी 0 हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो ये लेमडा की एक वैल्यू आपके पास 1 आई थी, 2 वैल्यू -2 आई थी। ठीक है ना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2। ठीक है, तो जब मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 है तो मतलब कि 2 दफ़ा वैल्यू आएगी, तो डायगोनल पे आपने वैल्यूज़ लिख दी और बाकी सारे 0 कर दिया, तो आपके पास डी की वैल्यू निकल है। डी भी अब हमने ड्राइव कर दिया। अब हमारे पास इक्वेशन जो होती है ना वो ये होती है कि ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स, यही होती है ना। ठीक है, अब अगर आप इस इनवर्स को दूसरी तरफ लेकर जाते हो तो ये क्या आ जाएगा, ए पी इज इक्वल टू डी पी, डी
या पी डी या डी पी जो भी आप कह लो, ठीक हो गया। अब यहाँ पर उसने यही किया हुआ है, उसने ए और पी को मल्टीप्लाई कर दिया और पी और डी को मल्टीप्लाई करके उसने वैल्यूज़ आपके पास निकाल दी हैं। अगर तो ये ऐसे करना है तो आपके पास ये ए पी और पी डी दोनों मैट्रिक्स इक्वल आने चाहिए, तब आपका क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज़ ठीक नहीं होगा। तो ये देख ले कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इन्वर्स वाले झंझट में ही नहीं गए हैं, पहले पी का इन्वर्स फाइंड आउट करो तो वो बहुत लेंथी सा काम हो जाना था, तो उसने डायरेक्ट किया। अब ज़रा इस जो एग्जांपल है ना, इसको एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि स्टेप क्या फाइंड आउट करने हैं आपने। सबसे पहले देखे हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स उसने दे दिया हमें ए। अब इस मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए हमने आइजन वैल्यू निकाल ली। आइजन वैल्यूज़ जब हमारे पास आ गई हैं तो अब हमने क्या किया कि इन आइजन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने वेक्टर्स निकाल लिए, आइजन वेक्टर्स निकाल लिए। तो आइजन वेक्टर्स जो है वो हमारे पास तीन आए, v1 v2 v3। उनको यूज़ करते हुए हमने अगले स्टेप पे p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब हमने p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो p से अब हमने d की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली चौथे स्टेप में। जब चौथे स्टेप पे d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 में अब ज़रा देखना है आपने कि ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ, ये फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं ना, हम आइजन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आइजन वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास ये आ गया, मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 आ गया। होएवर when we look for eigenvalue vectors we find that each eigenspace has only one dimensional, एक ही डायमेंशन आ रही है। तो इसलिए ये आगे क्वेश्चन जो है ना ये आगे नहीं चलेगा, क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो इसका वो आगे डायगोनलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। थ्योरम 2 है, कहता है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद एन डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज ऑफ डायगोनलाइजेबल। मतलब कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसकी एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, तो उसकी आइजन वैल्यूज़ भी एन ही आएंगी। मिसाल के तौर पर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ जाता है तो उसकी आइजन वैल्यूज़ भी 3 आएंगी, ठीक है। यहाँ पर उसने आपको ये एक सोल्यूशन करके दे दी है, इसको आप खुद देख लीजिएगा। डिटरमिन द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इन द लाइट ऑफ थ्योरम 2 द आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस सिंस द मैट्रिक्स इज ट्रायंगुलर। सबसे पहले तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये। द आइजन वैल्यूज आर ऑब्वियसली 5 0 एंड -2 सिंस ए इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विथ 3 डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज, ए इज डायगोनलाइजेबल। अगर तो आइजन वैल्यूज निकलेंगी तो हम डायगोनलाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। आगे आ जाता है जी, मैट्रिक्स हुज आइजन वैल्यूज आर नॉट डिस्टिंक्ट व्हेन ए इज डायगोनलाइजेबल बट हैज फ्यूर देन n डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज, it is still possible to build P in a way that P automatically invertible। अच्छा, अब ज़रा आप देखें कि हमने ऊपर थ्योरम में ये पढ़ा कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स n क्रॉस n का है और उसकी n ही आइजन वैल्यूज़ होंगी, तो अगर आपके पास कम आइजन वैल्यूज़ आ जाती हैं तो वो आइजन वैल्यूज़ आर नॉट डिस्टिंक्ट वाला हो जाएगा, ठीक है, मैट्रिक्स हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन थ्योरम 3 है ना, ये आपने खुद रीड करना और इसकी स्टेटमेंट भी याद रखनी है। इसमें समझाने वाली बात कोई नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट याद रखनी है, क्योंकि इसको समझाने के लिए प्रूव करना पड़ेगा और प्रूव करेंगे तो वो बहुत लेंथी काम हो जाएगा। आगे है जी एग्जांपल नंबर 6 है, वो कहता है डायगोनलाइज द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ़ पॉसिबल। आपके पास उसने मैट्रिक्स एक दे दिया 4/4 का, इसको आपने डायगोनलाइज करना है। कैसे करना है? स्टेप्स को यूज़ करते हुए करना है। अब ज़रा हम इसको थ्योरम 2 से यूज़ करते हैं, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा हुआ है। तो डायगोनलाइज की जो डायगोनल की जो वैल्यूज़ हैं हम उनको आइजन वैल्यूज़ कह देते हैं। अगर हमारे पास डायगोनल की 2 वैल्यूज़ 5 2 आ रहे हैं और -3 भी 2 आ रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास 5 की भी 2 वैल्यूज़ निकलेंगी और -3 की भी 2 वैल्यूज़ आपने निकाल लेनी है। ये प्रोसेस जो है, ये एग्जांपल ऊपर हम करके आए हैं कि ये कैसे करना है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने ये वाला फार्मूला जो है ये आपके पास गिवन है, इस फार्मूले में आपने वैल्यू पुट करके पी और डी फाइंड आउट कर लेने हैं, ठीक हो गया।
एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7 भी सेम एज इट इज़ ही है, इसको आप खुद देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। जो है ना वो ये कह रहा है कि जी दूसरे पार्ट में कहता है लेट ए दिस v1 v2 दिस, सपोज यू आर टोल्ड दैट v1 एंड v2 आर आइजन वेक्टर्स ऑफ ए, यूज द इंफॉर्मेशन टू डायगोनलाइज ए। पहले वाला मैं नहीं कर रहा, ए पार्ट मैंने नहीं किया, बी पार्ट का मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि देखें a1 फाइंड आउट करने के लिए हमने लेमडा के लिए क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ax इज इक्वल टू होता है हमारे पास लेमडा एक्स के, यही पढ़ा था ना, लेमडा एक्स के, ये लेमडा एक्स है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास लेमडा एक्स है मतलब कि जो भी वैल्यू ए और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आनी चाहिए, और लेमडा इज एनी स्केलर, ये भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर यही हुआ कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 3 1 आया, और 3 1 जो है ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है, मतलब कि 1 हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ गई। इसी तरह ही v2 के लिए हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है, और फिर हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ करके ये v1 और v2 को यूज़ करके हमने एक मैट्रिक्स बना लिया p वाला, ठीक है। p वाला मतलब v1 की जगह पर कॉलम 1 की जगह पर v1 और कॉलम 2 की जगह पर v2, और इन्हीं वैल्यूज़ को जो हमारे पास आइजन वैल्यूज़ आई हैं इनको यूज़ करते हुए हमने डी मैट्रिक्स भी बना लिया है। ये था जी आज का आपका लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।